जय हिंद। फ्यूचर द जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में। यानी यहाँ पे हम लोग कुछ लोग शासक कैसे बने इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर जनपद के बारे में, उसके बाद महाजनपद के बारे में। तो यहाँ पे जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें समझेंगे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार का था, उसका भी अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे जो है राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आता है। जैसे जिस तरह से देख रहे थे ऋग्वैदिक काल में लोग जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति को, जो योद्धा होता था, जो शक्तिशाली होता था, उसी को राजा बनाया जाता था। यहाँ पे राजा बनने की प्रक्रिया में जो है कुछ बदलाव आते हैं। वो यज्ञ के माध्यम से अब जो है शासक बनने लगते हैं। उसके बाद जानेंगे जनपद वर्ण व्यवस्था के बारे में, फिर जनपद के बारे में, जनपद क्या होता है, उसके बाद महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना देर किए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। और बिल्कुल यदि आपके पास बुक है तो बुक को पास में रखें और एक बार खुद पढ़े, फिर हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर जा कर के एक बार फिर अध्ययन करें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए कुछ लोग शासक कैसे बने, ध्यानपूर्वक समझिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। कुछ लोग को एनसीईआरटी बुक है जो बहुत पढ़ने में कठिनाई आती है, या क्लास में बने रहें और पूरा ज़रूर देखें, कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ लोग शासक कैसे बने। सीधे सीधे समझिए कि यहाँ पे ऋग्वैदिक काल का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद की रचना कितना साल पहले हुई थी? तो 3500 साल पहले। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। यानी देखा जाए तो हम अपने जो शासक का चुनाव कर रहे हैं वोट के माध्यम से, यानी मतदान दे करके। वो कितने साल से पहले से चला आ रहा है? तो लगभग 50 सालों से जो है हम अपने शासकों का चुनाव किसके जरिए करते हैं? मतदान के जरिए, यानी वोट दे करके आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? सोचिए, बहुत पहले लोग जो है शासक कैसे बनते थे। तो हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। यानी इससे प्रीवियस क्लास में, पिछले अध्याय में, अध्याय 4 में हम लोगों ने क्या देखा कि जनता यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे राजा। लेकिन परंतु 3000 साल, वो 3500 साल पहले की बात थी। अब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आता है। क्या आता है? कुछ परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्या आता है? तो कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी अब क्या होता है, राजा किस प्रकार से बना जाता है? तो राजा बनने के लिए यज्ञ करते हैं और यज्ञ में एक घोड़ा को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। और जिन जिन राज्यों से घोड़ा पहुँच जाएगा तो क्या समझा जाता था कि वो राजा जो है मेरी अधीनता स्वीकार कर लिए। देखिए, तो कुछ लोगों जो है बड़े बड़े यज्ञों आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, यानी यज्ञ किया जाता था। और जैसे देखिए अश्वमेध यज्ञ जो है एक ऐसा आयोजन था इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी ये जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था इसमें एक घोड़े को राजा की देखरेख में जो स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका, यदि किसी दूसरे राजा ने रोका तो उससे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। क्या समझा जाता था? अश्वमेध यज्ञ जो राजा करता था वो क्या करते थे
कि एक घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, वो राजा अपने देखरेख में। यदि उस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका या पकड़ा तो जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो राजा से, उस राजा से युद्ध करना पड़ता था, लड़ाई करना पड़ता था। यदि जाने दिया तो समझा जाता था कि जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं वो राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके बाद यज्ञ में उन राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। और यज्ञ कौन करते थे? तो विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। और जो राजा आते थे निमंत्रण में, जो राजा को निमंत्रित किया जाता था, आमंत्रित किया जाता था, उन लोग जो है शक्तिशाली राजा के लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे। क्या लाते थे? उपहार लाते थे। उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो बहुत शक्तिशाली माना जाता था, यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। इसमें राजा का जो है मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यदि युद्ध कर रहा है राजा तो उसमें उसका सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों का गुणगान भी करता था। यानी जो सहचर होता था वो क्या करता था? युद्ध में तो सारथी उसका सहचर होता था और उसका काम होता था यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों का गुणगान करता था। गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। यानी राजा के जो सगे संबंधी थे, खास करके रानी और पुत्रों, उनके जो पुत्र को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। यानी जो राजा आते थे आमंत्रित राजा, उनका काम क्या होता था कि सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखें। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। यानी राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करते थे और पुरोहित क्या करते थे? तो कई अनुष्ठान करते थे। 20 अथवा 22 जैसे सामान लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित क्षुद्र मानते थे। 20 और 22 जो लोग थे वो क्या लाते थे? उपहार लाते थे, और जिन्हें पुरोहित क्या मानते थे? क्षुद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। यानी जो क्षुद्र लोग थे इन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो देखिए याद क्या रखना है, इसमें क्या समझना है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो बोलना है कि 3000 साल पहले जो है शासक बनने की प्रक्रिया में बदलाव आया। बदलाव क्या आया कि अब लोग जो है जनता द्वारा ना चुन करके क्या करते थे? यज्ञ करते थे। और यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था। यदि कोई राजा उस घोड़ा को पकड़ा या रोका तो समझ लीजिए कि जो यज्ञ कर रहा है उससे युद्ध करना पड़ेगा। और यदि नहीं रोका तो समझ लीजिए कि जो शासक यज्ञ कर रहे हैं वो उनसे अधिक शक्तिशाली है। और उसके बाद क्या होता था कि यज्ञ में सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता था और राजा विशिष्ट पुरोहितों जो होते थे यज्ञ को संपन्न किया जाता था। और राजा जो आमंत्रित राजा होते थे वो अश्वमेध करने वाले राजाओं के लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे। और इनमें राजा का जो होता था मुख्य स्थान होता था, उन्हें राज सिंहासन या बाघ की खाल पर बिठाया जाता था। तो विजयों के अनुगुणगान का राजा के जो सगे संबंधी होते थे, रानी पुत्रों, इनको ये सभी छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। लेकिन जो आमंत्रित राजा होते थे उनका काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। क्या करते थे? बैठ करके सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना है। तो इसमें इतना ही याद रखना है। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। इस तरह से राजा बना जाता था। जैसे आप लोग देखे होंगे रामायण में,
रामायण में क्या होता है, अश्वमेध करने के यज्ञ के बाद क्या है, घोड़े को छोड़ दिया जाता है, जो लव कुश क्या करता है, पकड़ लेता है, तो उसे युद्ध करना पड़ता है। उसी प्रकार से अब देखिए इस काल में यानी वर्ण व्यवस्था किस प्रकार था, वर्ण व्यवस्था कैसी थी। देखिए वर्ण यानी कि समाज जो था यहाँ पे 4 वर्गों में बटा हुआ था। ऋग्वैदिक काल में क्या होता है, समाज जो कर्म आधारित होता है, यहाँ पे अब वंश आधारित हो जाता है, यानी जन्म आधारित समाज अब हो जाता है। यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, राजा का बेटा राजा, इस तरह से वंश आधारित समाज हो जाता है। और ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने क्या देखा कि कर्म आधारित समाज, यदि जो पूजा पाठ करा रहा है तो वो ब्राह्मण होगा, इस तरह से, ऐसा नहीं। ठीक, तो आइए जानते हैं वर्ण व्यवस्था कैसी थी यहाँ पे। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। यानी इस समय जो है किस समय की बात कर रहे हैं, 3000 साल पहले की। खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण, यानी इनकी रचना जो है किसके बाद हुआ है, ऋग्वेद जो ग्रंथ है इसके बाद रचे होने के कारण इसे उत्तर वैदिक ग्रंथ बोलते हैं, कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं, तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 3 ग्रंथ, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो ये जो पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथ है, इनमें क्या बताया गया है, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां, और इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे। उस समय देखा जाए तो समाज में जो कई समूह थे, जिनमें पुरोहितों, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक वर्ग, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। यानी आपसे पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में समाज जो था या वर्ण व्यवस्था, समाज जो था कई समूह में बटा हुआ था। कौन कौन समूह था, तो बोलना है, एक पुरोहित वर्ग था, पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहितों तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ पुरोहित और योद्धा जो थे वैभवशाली थे, यानी संपन्न थे, धनी थे, तो वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए, दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक, ये लोग क्या थे, निर्धन थे, गरीब थे। तो यानी समाज जो था यहाँ पे भी असमानता थी, गरीब और अमीर। यानी अमीर कौन लोग होते थे, तो पुरोहित और योद्धा वर्ग, ये सब व्यवसायी, और कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान होते थे। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो पशुपालक वर्ग, शिल्पकार, श्रमिक वर्ग, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक, ये सब क्या थे, निर्धन थे। और पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। यानी पुरोहित जो थे लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया था, तो 4 वर्गों में, जिन्हें वर्ण कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं, वर्ण। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित है। यानी पुरोहित जो है वर्ण को, लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं, और उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य जो था निर्धारित था। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। पहला वर्ण किसको रखा गया, ब्राह्मण को। उनका काम क्या होता था, तो वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना। यानी वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन करना, यानी पढ़ाना और यज्ञ करना, इनका काम होता था ब्राह्मण का, और जिनके लिए उन्हें उपहार भी मिलता था। दूसरे स्थान पर कौन लोग थे, शासक, यानी कि क्षत्रिय वर्ग, इसे क्षत्रिय कहा गया है। इनका काम क्या होता था, तो इनका काम होता था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और तीसरे स्थान पर 20 या वैश्य थे। इनमें कौन आते थे, तो इनमें कृषक आ गए, पशुपालक और व्यापारी आते थे।
क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। वर्णों में अंतिम स्थान किसका था? शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इनका काम क्या होता था? अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, यानी अनुष्ठान में भाग लेने का अधिकार इन्हें नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। यानी देखिए, महिला और शूद्र, महिला यानी औरतों और शूद्रों के समान माना गया है। किसे? महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो देखिए, पुरोहित जो थे समाज को 4 वर्गों में बांटा था। एक वर्ग था ब्राह्मण का, दूसरा क्षत्रिय यानी राजा, तीसरा क्या था? वैश्य, और अंतिम स्थान पे शूद्र को रखा। ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ करना, यज्ञ करना और अध्ययन अध्यापन करना, वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन करना, ये ब्राह्मण का काम होता था। दूसरा क्षत्रिय यानी राजा का काम होता था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और तीसरे वर्ग में कौन आते थे? वैश्य, ये लोग व्यापारी वर्ग थे। व्यापारी, पशुपालक और कृषक वर्ग इसमें आते थे। और अंतिम स्थान पर शूद्रों को रखा गया। इनका काम होता था अन्य तीनों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों वर्णों की सेवा करना किनका काम होता था? शूद्रों का। अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का काम होता था। और शूद्रों को कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। और औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया। औरतों की यानी स्त्री की दशा भी यहाँ के शूद्र के समान है। महिलाओं तथा शूद्रों को यानी दोनों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया था। यानी ना तो ये वेद का अध्ययन कर सकते हैं, यानी पढ़ नहीं सकते हैं। महिला और शूद्र दोनों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन क्षत्रिय और वैश्य जो थे दोनों को ही यज्ञ में अधिकार दिया गया था, अधिकार प्राप्त था यज्ञ में शामिल होने का। अब आगे देखिए, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण किसके आधार पर किया गया था? तो जन्म के आधार पर। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जो है जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, यानी उनके माता पिता ब्राह्मण है तो उनका बेटा भी ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत भी माना गया। अछूत वर्ग में कौन कौन आते थे? बाद में कुछ लोगों को अछूत भी माना गया है। तो 4 वर्ग तो था ही, ब्राह्मण बांटा था। 21 कौन से आधार पर बांटा गया था? तो जन्म के आधार पर। और इसके अलावा अछूत वर्ग भी था। अछूत वर्गों में कौन लोग आते थे? तो शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। ये लोग किस में आते थे? अछूत वर्ग में। साथ ही इनमें ये लोग भी आते थे जो शवों यानी लाश को जो है दफनाने या जलाने का काम करते हैं, ये लोग भी अछूत वर्ग में आते थे। अछूत वर्ग में आते थे। इन लोगों के संपर्क जो है अपवित्र माना जाता था, यानी कि इन लोगों से संपर्क नहीं है, संपर्क हो जाए तो मतलब अपवित्र माना जाता था, छुआछूत। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कई लोग जो थे ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस जो वर्ण व्यवस्था है उसे स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, यानी कुछ राजा ऐसे थे जो पुरोहित से यानी ब्राह्मण से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित है। यानी देखा जाए तो उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो थे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता जो थी बहुत कम थी और पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए क्या बोले, वर्ण व्यवस्था में क्या याद रखना है? तो वर्ण व्यवस्था जो था, सबसे पहले जानिए कि इस काल में जो है कई ग्रंथ की रचना हुई
यानी जो ग्रंथ रचा गया उसे ऋग्वेद के बाद रचा गया, इसलिए इसे कौन सा बोलते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियां बताई गई तथा सामाजिक नियम के बारे में इसमें बताया गया है। और ये ब्राह्मण जो थे समाज को 4 वर्गों में बांटा था। कितने वर्गों में, 4 वर्ग में बांटा गया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। पहले वर्ग में किसे रखा गया, ब्राह्मण। उनका काम होता था पूजा पाठ कराना या करवाना और अध्ययन अध्यापन कराना, यह सब करना ब्राह्मण का काम होता था। दूसरा वर्ग में आता था शासक वर्ग, यानी जिसे क्षत्रिय बोला गया। इनका काम होता था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पे विष या वैश्य को रखा गया। इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी वर्ग आते थे, व्यापार करते थे ये सब। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को क्या था, यह करने का अधिकार प्राप्त था। और अंतिम स्थान पे किसे रखा गया, क्षूद्रों को। क्षूद्रों को जो क्या काम था, अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना, और इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। क्षूद्र जो थे इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, ना ही ये वेदों का अध्ययन कर सकते थे। और स्त्री को भी यानी औरतों को भी क्षुद्रों के समान ही माना गया। महिला भी वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। और इन सब के अलावा एक वर्ग और भी था, जिन्हें क्या बोला गया, अछूत वर्ग। क्या बोला गया, अछूत वर्ग। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, तो इसमें शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। और इसमें ये लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, इसमें अछूत वर्ग में आते थे। और इन सब का जो संपर्क होता था अपवित्र माना जाता था। क्या माना जाता था, अपवित्र। यानी इन सबसे जो है छुआछूत की प्रथा थी, यानी इससे सटना भी मना है, अपवित्र माना जाता था संपर्क। और लेकिन कुछ लोग जो थे, कई लोगों ने ब्राह्मण की जो यह व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, इसको स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा जो थे स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था जो है सही नहीं मानते थे, कि जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। ऋग्वैदिक काल में किसके आधार पर था, तो कर्म के आधार पर थे। कर्म आधारित समाज था, यहाँ पर जन्म आधारित हो गया है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। और कुछ लोग छुआछूत की भी आलोचना की। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल में समाज जो था 4 वर्गों में बटा हुआ था। अब जानते हैं जनपद के बारे में। जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। यानी जो लोग महायज्ञ को कर रहे थे वो राजा अब जन के राजा न होकर, यानी जनता के राजा न होकर जनपदों के राजा। तो जनपद क्या होता है, तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। यानी जनता जहाँ पे लोग बसते हैं उसे जन के बसने की जगह को क्या बोलते हैं, जनपद। और अब राजा जो थे जन यानी जनता के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। और पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। पुरातत्वविद ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, ये सब जनपद। एटा के पास अतरंजी खेड़ा, ये प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। कहाँ रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। और ये चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो जनपद क्या होता है, जनपद का अर्थ क्या होता है, जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह, यानी लोगों के बसने की जगह को क्या बोलते हैं, जनपद। अब राजा जो था जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। पुरातत्वविदों ने खुदाई किया है इन जनपदों की बस्तियों की। जैसे दिल्ली में खुदाई किया पुराना किला, और उत्तर प्रदेश मेरठ के पास क्या हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा की खुदाई किया है। इन सब प्रमुख है। इनसे क्या पता चला कि ये लोग जो झोपड़ियों में रहते थे
और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। और लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, कुछ धूसर तो कुछ लाल रंग के, यानी कुछ धूसर होते थे और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा, चित्रित धूसर पात्र के रूप में जानते हैं। जैसा इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। यानी इन बर्तन पर चित्रकारी की गई थी, जैसा कि देखिए नाम से स्पष्ट है, चित्रित धूसर पात्र, यानी चित्र किया गया था इस बर्तन पे। तो इस काल में कैसा बर्तन लोग बनाते थे? चित्रित धूसर पात्र। कुछ बर्तन जो होते थे धूसर रंग के और कुछ लाल रंग के होते थे और इन पे चित्रकारी किया जाता था। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ लोग शासक कैसे बने, शासक बनने की प्रक्रिया में बदलाव आता है, कैसे बनते हैं, यानी यज्ञ के माध्यम से हम लोग जो है शासक बनते हैं। और उसके बाद वर्ण व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया कि वर्ण व्यवस्था जो है 4 प्रकार का था। यहाँ ब्राह्मण जो थे, पुरोहित, पूरे समाज को जो 4 वर्गों में बांटा था और इन सबसे भी एक अलग वर्ग था, अछूत वर्ग में रखा गया उसे। तो 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला वर्ग क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या याद रखना है? ब्राह्मण सबसे ऊपर क्या था? ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। शूद्र को जो सबसे नीचे स्थान पर रखा गया था। शूद्र का काम होता था कि तीनों वर्णों की सेवा करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों की सेवा करना किसका काम होता था? शूद्र का काम। ब्राह्मण का काम पूजा पाठ कराना और यज्ञ करवाना और वही अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन और अध्यापन, पढ़ाना, ये सब ब्राह्मण का काम होता था। राजा का यानी क्षत्रिय का काम होता था वही युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, क्षत्रिय का काम होता था। और वैश्य वर्ग में कौन लोग आते थे? तो इसमें आते थे व्यापारी वर्ग, पशुपालक, ये सब कृषक, ये वैश्य वर्ग में आते थे। और औरत क्या? स्त्री को क्षुद्र के समान माना गया। इसमें क्या? स्त्रियों को क्षुद्रों के समान माना गया और उन्हें भी वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया था। और इन सब के अलावा एक अछूत वर्ग था। अछूत वर्ग में कौन लोग आते थे? तो शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्रहकार, जो लाश को जलाने वाले लोग आते थे इसमें। और यह जो समाज बटा हुआ था किस आधार पर बांटा गया था? तो जन्म के आधार पर। याद रखना है किस आधार पर बांटा गया था? जन्म के आधार पर बांटा गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अध्ययन, जनपद। तो जनपद किसे बोलते हैं? अब राजा जो होते थे जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता के बसने की जगह, यानी जन के बसने की जगह को ही क्या बोलते हैं? जनपद। ठीक, यहाँ के लोग जो पुरातत्वविद ने खुदाई किया है पुरास्थलों की, ये जो बस्तियों की खुदाई की है, इनमें से क्या पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों जानवर पालते थे, चावल, गेहूँ, दाल, जौ, ये गन्ना, तिल, सरसों, ये सब फसलें उगाते थे। और लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। मिट्टी के बर्तन जो कैसा बनाते थे? कुछ धूसर होते थे तो कुछ लाल रंग के होते थे, और इसलिए इसे क्या बोला गया? चित्रित धूसर पात्र। चित्रित धूसर पात्र, यानी इस पर चित्रकारी भी करते थे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आप सभी को क्लास अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। अब कल की क्लास में हम लोग महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।